नमस्कार आप सभी को। कल हम लोगों ने क्लास शुरू किया था। आज फिर हम सेकेंड टर्म में इस क्लास को शुरू कर रहे हैं। कल बसंत पंचमी था, आज उसका दूसरा दिन है, आज 15 फरवरी है। तो हम कल क्या पढ़े, क्या क्या हम लोग जाने, सबसे बड़ी बात तो इस चीज़ को जान लें। कल हम नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने नक्षत्रों के चरणों पर ध्यान दिया, हमने उसके साथ बनने वाले 9 चरणों पर ध्यान दिया कि उसके 9 चरण जो होते हैं वह कितने अंशों के बनेंगे, एक नक्षत्र कितने चरणों का होता है, उसका मान कितना होता है, यह जानना हमारे लिए जरूरी था। और हमने कल जाना भी। कल के क्रम में एक नक्षत्र के एक चरण का मान कितना होता है यह भी आप सबको पता होगा, और पूरे नक्षत्र का चरण का मान कितना होता है वह भी पता है। एक राशि में कितने नक्षत्र के चरण मिलेंगे, नक्षत्र के कितने चरण मिलेंगे एक राशि में, वह भी आप लोगों ने कल के क्रम में जाना। अब हम बात करेंगे आज के जो प्रकरण पे। सबसे पहली बात तो हम यह चीज जान लें कि हम इन नक्षत्र के प्रकरण को क्या क्या पढ़ेंगे, आगे के क्रम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस चीज को जानना बहुत जरूरी। चलिए आइए हम लोग अब बात करते हैं। नक्षत्र के ही विषय पर बात करेंगे, लेकिन हम नक्षत्र के बाद किन किन विषयों पर और जाएंगे यह आपको पता रहे, ताकि जब भी अगली और भी क्लासें चलें तो आप लोगों को यह पता रहे कि यह क्लास कितना लाभकारी है आपके लिए। इस बात को जानना बहुत ही जरूरी है। अब चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप सभी को सबसे पहले तो ये बता दें कि नक्षत्र के लिए आपको नक्षत्र याद होने चाहिए, राशियां याद होनी चाहिए, भाव याद होने चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए 27 नक्षत्र है आपका, अभिजीत को मिला के 28 नक्षत्र है, तो यह याद होना चाहिए। राशियां 12 हैं, तो क्रमबद्धता तरीके से अगर याद रहेंगी तो हमें नक्षत्रों के क्रम को और राशियों के क्रम को बैठाने में कोई समस्या नहीं होगी। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की दूसरी क्लास। अब ये फिर नक्षत्रों के द्वारा राशियों का को कैसे पहचानेंगे या कैसे जानेंगे, कौन कौन सी चीज़ें कैसे बन रही हैं। हम जहाँ से कल क्लास को रोके हुए थे वहीं से ही हम क्लास को आरंभ करेंगे। हमने अश्लेषा नक्षत्र तक के वर्णन किया था चरणों के हिसाब से। अब हम अश्लेषा नक्षत्र से लेकर के बाकी और चरणों को भी डिफाइन करेंगे, नक्षत्रों को डिफाइन करेंगे, राशियों को भी बताएंगे आप लोगों को। सबसे बड़ी बात तो यह, इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी क्रम आप लोगों को नहीं समझ में आता हो कमेंट में लिख देंगे, कमेंट में कर देंगे कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, तो हम उस कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम गणेश जी को याद करते हैं। श्री गणेशाय नमः। ठीक है, पहले तो हम जान लें कि कौन कौन सा प्रकरण हम पढ़ेंगे। इस प्रकरण को हम जान लें। पहला है नक्षत्र प्रकरण। नक्षत्र प्रकरण। दूसरा राशि प्रकरण। तीसरा ग्रह प्रकरण। चौथा भाव। भाव पर चर्चा करेंगे, भाव परिचर्चा। ठीक है। पांचवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, पंचांग परिचय। पंचांग परिचय। ठीक, ये 5 प्रकरण को हम अभी रखेंगे। बाकी के और क्रमों में हमारा जैसा जैसा विषय आएगा, जैसी जैसी मांग आएगी, उस पर और भी विचार करेंगे हम, और भी चीज़ों का प्रयास करेंगे बताने का। जिन जिन विषयों को आप लोगों को लगता है कि हो सकते हैं, जिन जिन विषयों के बारे में आप सबको ज्ञात नहीं है, उन विषयों को भी उठाइएगा। हम उसमें देखेंगे कि वो विषय कितने समझने लायक हैं, क्या समझने लायक हैं, कितने आपको समझाने लायक हैं या बताने लायक है, उस पर प्रयास किया जाएगा। उन सब पर भी बात किए जाएंगे। तो नक्षत्र प्रकरण, ये जो नक्षत्र प्रकरण है इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे नक्षत्र क्या है, नक्षत्र के चरण कितने होते हैं, नक्षत्र के एक चरण का मान कितना होता है,
पूरे नक्षत्र के चरणों का मान कितना होता है। जैसे एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक नक्षत्र के एक चरण का मान कितना होता है। मैंने कल भी कहा था कि एक नक्षत्र के एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है। पूरे नक्षत्र का मान कितना होता है, 13 अंश 20 कला होता है। ठीक है, 13 अंश 20 कला होता है। तो फिर हम कहेंगे कि भाई 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान हुआ, दूसरे नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला भी होगा। तो 13 अंश 20 कला प्लस 13 अंश 20 कला 26 अंश 40 कला हुआ। फिर एक नक्षत्र के एक चरण का मान हम ले लेंगे, तब हमारा 9 चरण पूरा होकर के एक राशि का निर्माण होगा। एक नक्षत्र के एक चरण का मान लेंगे तो 26 अंश 40 कला प्लस 3 अंश 20 कला बराबर 30 अंश। 30 अंश बराबर एक राशि, जो कल के क्लास में मैंने आप सबको बताई थी। आज के क्रम में हम जहां से चीज़ों को छोड़े हुए थे वहीं से चीज़ों को लेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे किस पर, नक्षत्र प्रकरण पर। तो नक्षत्र प्रकरण पर बात करेंगे जब हम, तो बाकी और किसी पर बात हम नहीं करते हैं। ये पांचों टॉपिक हम अलग अलग क्रमों में रखेंगे, अलग अलग चीज़ों में रखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि इस नक्षत्र प्रकरण में हम क्या क्या और पढ़ेंगे, क्या क्या और चीज़ें आ सकती हैं। आप भी अपने प्रश्नों को बताइएगा कि कौन कौन से प्रश्न इस नक्षत्र प्रकरण में हम और ले सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो सबसे पहले नक्षत्र प्रकरण में जो हम पढ़े कल कि नक्षत्र कितने होते हैं। नक्षत्र हमने कहा था कल कि 27 होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र कितने होते हैं, कितने होते हैं, चरण कितने होते हैं, एक नक्षत्र के एक चरण का मान कितना होता है, एक नक्षत्र के एक चरण का मान कितना होता है, और पूरे एक नक्षत्र का मान कितना होता है। पूरे एक नक्षत्र का मान कितना होता है, मान कितना होता है, कितना होता है। ये चीज समझ में आ गई हुई। कल के हमने टॉपिक पे नक्षत्र कितने होते हैं हमने कहा कि 27 नक्षत्र होते हैं, एक अभिजीत को मिला करके 28 नक्षत्र हो जाता है। चरण कितने होते हैं, कल के टॉपिक पे हम लोगों ने चरण को डिस्कस किया कि एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक नक्षत्र का जो मान होता है वह 13 अंश 20 कला होता है, और एक नक्षत्र के एक चरण का मान 3 अंश 20 कला होता है। फिर हमने ये चीजें कल बताई। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है कल हम लिए थे अश्लेषा नक्षत्र तक। तो आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे, आज का टॉपिक क्या होगा, अश्लेषा नक्षत्र के आगे और उसके बाद, अश्लेषा नक्षत्र के आने के बाद हम लोग जो 28वें नक्षत्र का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं कि भाई 28वां नक्षत्र आप कह रहे हैं, तो 28वां नक्षत्र है कौन सा, 28वां नक्षत्र कहते किसे हैं, या 28वें नक्षत्र को क्यों नहीं कहा जाता, क्यों 27 नक्षत्र की ही गणना की जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो नक्षत्र टूटा फूटा हो उसको तो हम नक्षत्र मानेंगे नहीं। तो ऐसा है कि जो 28वां नक्षत्र है वह अभिजित नक्षत्र है। अभिजित नक्षत्र का मान पूरा नहीं है, किसी नक्षत्र से ग्रहण किया, उत्तराषाढ़ा से ग्रहण किया गया चतुर्चरण से लेकर के, और श्रवण के 15वें भाग को ग्रहण किया गया, श्रवण नक्षत्र के 15वें भाग को ग्रहण किया गया, मतलब 4 घटी को ही सिर्फ ग्रहण किया गया। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि अभिजित नक्षत्र क्या है और कैसे है। बाकी और चरणों के हिसाब से हम बाकी और चीजों को भी ग्रहण करेंगे। तो सबसे पहले मैं बार बार आप लोगों को यह कह रहा हूं कि नक्षत्र आपको याद होने चाहिए। नक्षत्र नहीं याद होंगे तब तक चीजें हमारी क्लियर नहीं होंगी, क्रमबद्धता तरीके से सभी चीजें नहीं आ पाएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं नक्षत्र पर। देखिए, नक्षत्र जो होते हैं वह 27 होते हैं। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य,
अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती। तो अभी आप लोग कहेंगे कि आपने तो अभिजीत को बोला नहीं, जो अभिजीत आता है। तो अभिजीत को इसलिए नहीं बोला क्योंकि अभिजीत उन चीजों में नहीं आता, उन क्रमों में नहीं आता। ठीक है, चलिए अब नक्षत्र प्रकरण पर हम चीजों को देखते हैं। नक्षत्र प्रकरण, ये आपको पता चलना चाहिए कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक क्या है, इस बारे में जानना बहुत जरूरी है। चलिए, कल हम लोगों ने अश्लेषा नक्षत्र से छोड़ा था, अब हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। तो इसके चार चरण, चार चरण मतलब 1 2 3 4, इसके चार चरण 1 2 3 4। ठीक है, और इसका एक चरण, इसका एक चरण, ये चारों चरण हुए। तो इसका एक चरण मतलब ये हुआ 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा टोटल 13.20। ठीक, अब इसको भी हम ऐसे लेंगे, इसका भी मान 13 अंश 20 कला ही होगा, क्योंकि 3 20 3 20 3 20 3 20 चारों हैं। ठीक है, और इसका हम सिर्फ एक चरण लेंगे, क्योंकि 9 चरणों बराबर एक राशि होती है। किसके 9 चरण? नक्षत्र के 9 चरण, नक्षत्र के 9 चरण बराबर एक राशि हुई। कौन कौन से नक्षत्र हैं इसमें? मघा है, पूर्वा फाल्गुनी है, उत्तरा फाल्गुनी है। हमने कहा कि अश्लेषा नक्षत्र तक कर्क राशि थी, उसके बाद अश्लेषा के बाद जब मघा आई तो हमारा चंद्रमा किस राशि में प्रवेश कर रहा है? सिंह राशि में प्रवेश कर रहा है। किस राशि में? सिंह राशि, मतलब 5वें नंबर की राशि। 5वें नंबर की राशि में हमारा चंद्रमा प्रवेश कर रहा है। तो किन नक्षत्रों से होके गुजरेगा? मघा से होके गुजरेगा, पूर्वा फाल्गुनी से गुजरेगा, और उत्तरा फाल्गुनी के प्रथम चरण से होते हुए गुजरेगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो हमारा कौन सा हुआ? मतलब 13 अंश 20 कला प्लस, और हम इसका मान रखेंगे, इसका मान है 3 अंश 20 कला प्लस 3 अंश 20 कला, तो बराबर हमारा हो जाएगा 30 अंश। 30 अंश हुआ, इसके मतलब हो गई एक राशि, और एक राशि का निर्माण हुआ, इसके मतलब हो गया हमारा सिंह राशि। तो जब चंद्रमा मघा नक्षत्र पर आएगा, 3 अंश 20 कला के अंदर रहा, तो समझिए मघा के प्रथम चरण में हुआ। 3 अंश 20 कला से ऊपर हुआ, मतलब मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ। ऐसे ही हम चीजों को बांट लेंगे और कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आज अभिजित नक्षत्र की, कि अभिजित नक्षत्र क्या है, कैसे है। ठीक है, आप सभी को मेरा विश्वास है कि समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि चीजें समझ में आई अथवा नहीं आई। अगर नहीं आई तो मैं कमेंट में ही जवाब देने का प्रयास करूंगा आप सबको। ठीक है, पहली वीडियो देख लीजिएगा, जब पहली वीडियो देख लेंगे तब दूसरी वीडियो में ही समझ में आएगी जो मैं टॉपिक बढ़ा रहा हूं, क्योंकि कल का जो टॉपिक छूटा हुआ है उसी टॉपिक पर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। नक्षत्र प्रकरण का यह दूसरा सेशन है, समझिए एक तरह से। ठीक।
सबसे पहले तो इस बात को ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको नक्षत्र याद होने चाहिए। नक्षत्र याद होंगे तभी सारी चीजें बनेंगी, क्योंकि नक्षत्र नहीं याद होगा तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि चंद्रमा आपका किस राशि पर जा रहा है और कितने चरणों पर है, कितने अंश पर है, क्योंकि नक्षत्र के चरणों के हिसाब से हम चंद्रमा के अंशों को निर्धारित कर लेते हैं। मान लीजिए चंद्रमा आपका मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में है, तो चंद्रमा कितने राशि के बीच में होगा लगभग? मघा नक्षत्र का चतुर्थ चरण कितने अंशों पर आएगा? 3 अंश 20 कला प्रथम चरण, दूसरा 6 अंश 40 कला, तीसरा 10, मतलब 10 से लेकर के 13-20 के अंदर ही चंद्रमा की डिग्री होगी सिंह राशि पर, अगर मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गया हुआ है। क्यों? देखिए, ये मघा नक्षत्र है, ये मघा नक्षत्र है। देखिए, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग समझ पाइए। 3 अंश 20 कला, 3 अंश 20 कला, 3.20, ये भी 3.20, ठीक है, 3 अंश 20 कला। तो अगर प्रथम चरण में गया होगा चंद्रमा, मान लीजिए चंद्रमा कर्क राशि से स्टार्ट हुआ 0.001 पे है, एकदम स्टार्ट हुआ, तो मतलब कोई शुरुआत से एंट्री कर रहा है तो 3.20 तक इसी में रहेगा। मतलब अगर ये 3.19 तक मान है, ठीक है, और 3.20 तक मान है, एकदम मान लीजिए 3.20 तक है, 3.20 से थोड़ा सा ऊपर हुआ, इसके मतलब यह चतुर्थ चरण द्वितीय चरण में चला जाएगा मघा के। तो मघा के द्वितीय चरण में जाएगा तो चंद्रमा का कभी भी स्पष्ट 4, 3, 21, 00 से आप ये समझिए, यहां 01 भी कर सकते हैं, ये 0 से 3.2001, मतलब 3 अंश 20 कला 01 बिकला। तो यहां से शुरू होकर के 4.4 राशि 4 राशि 3.20 3.20 6.40 हुआ, तो 6.40 के बीच में ही रहेगा, मतलब 6.40 00 के बीच में अगर है तो चंद्रमा का स्पष्ट अगर इसके बीच में है तो वो मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में चल रहा है। 3.20 से लेकर के 6.40 अगर चंद्रमा का मान है, इसके बीच में चंद्रमा का मान है, तो वह मघा नक्षत्र के द्वितीय चरण में चल रहा है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। आपको अंश देख करके पता चल जाना चाहिए कि चंद्रमा किस नक्षत्र पर है। अगर आपको नक्षत्र याद है तो आपको अंश देख करके यह चीजें पता चल जानी चाहिए। अब चलिए, अब बात करते हैं हम लोग अभिजित नक्षत्र की, कि अभिजित नक्षत्र बनता कैसे है, अभिजित नक्षत्र कहा किसको जाता है, अभिजित नक्षत्र क्या है। क्योंकि हम लोग पंचांगों में सुनते हैं कि भाई अभिजित मुहूर्त चल रहा है, अभिजित नक्षत्र है, बाकी और चीजें हैं, बड़ा शुभ है। हाँ, ये अभिजित नक्षत्र बड़ा शुभ माना जाता है, मुहूर्त भी शुभ माना जाता है। जिस दिन मुहूर्त नहीं मिलते उस दिन अभिजित मुहूर्तों में ही सारे कार्य कर लिए जाते हैं, क्योंकि वह मध्याह्न काल के आसपास ही कहीं ना कहीं मिलता है। लेकिन मुहूर्त अलग हैं, नक्षत्र अलग हैं, दोनों की परिभाषाएं अलग अलग हैं, दोनों का कार्य अलग अलग है, उस बात को हम ध्यान रखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अभिजित नक्षत्र जब हमारा आता है, अभिजित नक्षत्र हमारा आता है, तो अभिजित नक्षत्र को लिया क्यों नहीं जाता, इसको नक्षत्र की संज्ञाओं में क्यों नहीं लिया जाता है, या राशियों के क्रम में भी नहीं आता है, गणना ही नहीं करते इसको लोग। तो अभिजित नक्षत्र की उत्पत्ति क्या हुई, शास्त्रगत क्या उपाय लोग बताते हैं, बहुत सारी चीजें जो कथाएं आती हैं कि अभिजित नक्षत्र का क्या ऐसा प्रारूप रहा कि अभिजित नक्षत्र को ग्रहण नहीं किया जाता है। लोग कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, महाभारत की शुरुआत हो रही थी, तो इस समय अभिजित नक्षत्र चल रहा था, अभिजित नक्षत्र यही इसकी संज्ञा चल रही, तो इसको टाला गया कि इसमें ना हो, तो इसको कम किया गया। आप बात समझिए, ये कहीं ना कहीं कथाओं में आती हैं, लेकिन ये एक अलग विषय है। दूसरा, अभिजित नक्षत्र को हम समझते कैसे हैं, यह एक अलग विषय है। अभिजित नक्षत्र को जानना है तो सबसे पहले तो आप मकर राशि को जानिए।
मकर राशि, मकर राशि पर ही अभिजित नक्षत्र आता है। मकर राशि पर चंद्रमा होगा तभी अभिजित नक्षत्र होगा। अब कहेंगे कैसे? तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि मकर राशि की जब शुरुआत होती है तो कैसे शुरुआत होती है। मकर राशि पर चंद्रमा किस नक्षत्र पर जाता है तब मकर राशि की शुरुआत होती है। तो कहते हैं कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर जब चंद्रमा जाता है तब मकर राशि की शुरुआत होती है। उत्तराषाढ़ा के किस? उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण में, द्वितीय चरण में जब चंद्रमा जाता है तब मकर राशि की शुरुआत होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, पूरा अभिजित नक्षत्र आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण में चंद्रमा का प्रवेश हुआ, मतलब चंद्रमा मकर राशि पर उपस्थित हो गए। अब फार्मूला क्या कहता है, नियम क्या कहता है हमारा कि ये द्वितीय चरण पे तो आ गया, मतलब मान लीजिए ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, इसके 4 चरण हैं, ठीक। एक चरण को हम निकाल दिए, या धनु तक आ गया। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य अश्लेषा मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, ठीक है। तो पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा भी ले लिया जाएगा धनु राशि में, क्योंकि धनु को तो आपको पता होना चाहिए, और उत्तराषाढ़ा का एक चरण धनु में चला गया। अब बचा मेरा कितना? उत्तराषाढ़ा। तो उत्तराषाढ़ा का एक चरण ये, एक चरण ये, एक चरण ये। तो नियम कहता है कि अभिजित नक्षत्र कहां से मानते? इस पर मकर राशि, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि को भोग करके आया उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में, तो मकर राशि पर आ गया, ठीक है। अब मकर राशि पर आ गया तो ये इस चरण को भोगेगा, इस चरण को भोगेगा, मतलब इसको 3:20 को भोगेगा, फिर इस 3:20 को भोगेगा, तो मतलब 6:40 को भोग लिया, ठीक है। 6:40 को भोग लिया चंद्रमा, मतलब 6:40 उत्तराषाढ़ा के द्वितीय चरण तक, तृतीय चरण तक अभिजित नक्षत्र नहीं रहता, अभिजित नक्षत्र की संज्ञा नहीं दी जाती है। तो कहां से शुरू की जाती है? उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण से अभिजित नक्षत्र की संज्ञा स्टार्ट हो गई। कहां से स्टार्ट हुई? उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण से लेकर के श्रवण के जो प्रथम चरण है उसका 15वां भाग लिया जाता है, उसकी 4 घटी ग्रहण की जाती है सिर्फ। कितनी घटी? 4 घटी। चलिए अब इसको समझते हैं कैसे होगा ये, ठीक है। आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई होगी तो बिल्कुल बताइएगा। अभिजित नक्षत्र की बात हम कर रहे हैं, हमने कहा कि उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण से लेकर के श्रवण के प्रथम चरण के 15वें भाग तक क्या होता है? 15वें भाग तक क्या होता है? अभिजित नक्षत्र होता है। अब अभिजित नक्षत्र होता है, फिर और भी नियम आएंगे कि भाई सिर्फ 4 ही घटी ग्रहण की जाती है, 4 घटी सिर्फ श्रवण नक्षत्र की ग्रहण की जाती है, तब हमारा अभिजित नक्षत्र बनता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब कैसे होगा इसको देखते हैं। अभिजित नक्षत्र शुभ कामों में दिया जाता है। अभिजित नक्षत्र के देवता खुद स्वतः ब्रह्मा जी हैं, कृष्ण जी इसके आराध्य माने जाते हैं। यह सारी चीजें आती हैं इसमें, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अभिजित नक्षत्र देखिए, उत्तराषाढ़ा के नक्षत्र के चतुर्थ चरण से शुरू होकर श्रवण के प्रथम चरण का 15वां भाग, मतलब 4 घटी, 4 घटी, ठीक है।
अभी आप कहेंगे कि भाई घटी कहाँ से आ गया, अभी तो अंश कला विकला में चल रहा है चीजें। तो इसका सिर्फ 4 घटी ही ग्रहण किया जाता है, बहुत कम मान ग्रहण किया जाता है, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से शुरू होकर, चतुर्थ चरण लगते ही अभिजित नक्षत्र शुरू हो जाएगा, और श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण तक, प्रथम चरण तक क्या होगा हमारा होगा, वो भी प्रथम चरण का कुछ ही भाग ग्रहण किया जाएगा, पूरा 3 अंश 20 कला नहीं ग्रहण किया जाएगा, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, एक पूरा चरण ही नहीं ग्रहण किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक की मान 3 अंश 20 कला है, तो इसका 15वां भाग ये मान लेते हैं, हमने आधा कर दिया 50, 50 का बचेगा 25, और उसका भी किया, तो मतलब इतना ग्रहण किया जाएगा, शुरुआत का कुछ लगता हुआ फेस ग्रहण किया जाएगा, मतलब 4 घटी, ठीक है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। लगभग 40-45 मिनट नक्षत्र चलेगा, तब तक ग्रहण किया जाएगा, आप ये समझो सीधा सीधा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कैसे होगा ये क्रम। देखिए, ऐसे कहते हैं 6 अंश 40 कला से लेकर के 6 अंश 40 कला से लेकर के 10.53 कला विकला ग्रहण किया जाता है, मतलब 6:40 से लेकर के 10:53 तक क्या होता है, अभिजित का मान होता है, ठीक है। अभिजित नक्षत्र का मान होता है, कहां से, सबसे पहली बात तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, उत्तराषाढ़ा के चतुर्थ चरण से लेकर के अभिजित नक्षत्र की शुरुआत होती है, और उसके साथ साथ श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण के 15वें भाग को, 15वां भाग मतलब सिर्फ 4 घटी ही ग्रहण किया जाता है अभिजित नक्षत्र के लिए। समझ में आया आप। मान लीजिए एक चरण अमूमन 6 घंटे का होता है, तो 6 घंटे का होता है, तो आधा 3 घंटा कौन सा हुआ, 50% हम अगर करेंगे, या उसका अगर हम ग्रहण करेंगे और भी चीजों को, तो उस हिसाब से भी देखेंगे कि आधा कितना गया, फिर 25% कितना गया, फिर 15% कितना आया, तो इस हिसाब से शुरुआती के बिल्कुल फेस, इस चरण के शुरुआती के फेस जो ही ग्रहण किए जाएंगे अभिजित नक्षत्र के। अभिजित नक्षत्र में विवाह आदि नहीं होते हैं, परिणय के कोई काम नहीं होते हैं अभिजित नक्षत्र में, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन परिणय के लिए नहीं माना जाता है, या लघु संज्ञक क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में माना जाता है, लेकिन राशि के क्रमों में इस नक्षत्र की पूर्ण संज्ञा नहीं दी गई। क्यों नहीं पूर्ण दी गई, क्योंकि यह नक्षत्र पूर्ण है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला होता है, और इसका मान उससे कहीं कम है। कहीं कम है मतलब अगर मान लीजिए 6:40 निकालें और हम 10:53 उसमें से माइनस कर दें, तो 10:53 - 6:40 करेंगे तो 4.13 लगभग 4 आ रहा है, लगभग एक चरण और थोड़ा सा दूसरे चरण में बढ़ता हुआ, मतलब 3 अंश 20 कला होता है मान, 3 अंश 20 कला में से हम 4 अंश 13 अंश घटा देंगे, तो यहां हो जाएगा हमारा 60, 73 - 20 53, और ये हमारा हो जाएगा लगभग 0। तो 53 मतलब बिल्कुल 53 कला ही एक तरह से बढ़ रहा है, समझिए। तो वो श्रवण नक्षत्र का बिल्कुल छोटा सा मान, बहुत थोड़ा सा मान ही ग्रहण किया जाएगा अभिजित नक्षत्र में। इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे तो काफी चीजें आपको समझ में आएंगी, बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। अगर इस प्रकरण पर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से हम इस चीज को आपको बताएंगे कि अभिजित नक्षत्र कमेंट में अगर आप कर देंगे तो हम बिल्कुल अभिजित नक्षत्र को और ज्यादा क्लियर कर देंगे। सबसे पहली बात, एक मोटा मोटी आप जान लीजिए कि अभिजित नक्षत्र कब से कब तक होता है। श्रवण उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चतुर्थ चरण से लेकर के श्रवण नक्षत्र के प्रथम चरण के 15वें भाग तक, मतलब श्रवण नक्षत्र का सिर्फ 4 घटी ही ग्रहण किया जाता है, तब तक अभिजित नक्षत्र की संज्ञा दी गई। अब अभिजित नक्षत्र क्या है,
अभिजित नक्षत्र के देवता कौन कहे गए हैं? अभिजित नक्षत्र के देवता ब्रह्मा जी को कहा गया है। अभिजित नक्षत्र में शुभ कार्य होते हैं, शुभ कार्यों, लेकिन परिणय के कार्य नहीं होते, जैसे विवाह आदि नहीं होते हैं। क्षिप्र संज्ञक है, लघु संज्ञक है, इसमें उसकी संज्ञा दी गई है, बहुत जगह शास्त्रों में इसकी बातें आई हुई हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे तो हमारी काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। समझ में आ गई आपको कि अभिजित नक्षत्र क्या होता है? ऐसे अभिजित नक्षत्र होता है। जब हम मुहूर्तों के प्रकरण में जाएंगे तो हम अभिजित मुहूर्त के बारे में भी बाकी बहुत चीजें बात करेंगे। वैसे अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल के आसपास ही होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभिजित मुहूर्त हो गया, राहु काल हो गया, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें होना चाहिए, क्योंकि जब हम मुहूर्तों का वर्णन करते हैं या बाकी, मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुभ कार्य करना है, उसी दिन करना है, बहुत ही आवश्यक कार्य है उसका, और वह कार्य करना चाहता है, तो उसके लिए हम अभिजित मुहूर्त को देखते हैं, उस दिन के अभिजित मुहूर्त को ज्ञात करते हैं। ऐसे ही अभिजित नक्षत्र, कहते हैं कि अभिजित नक्षत्र भगवान राम का था। बहुत लोग बताते हैं कि अभिजित नक्षत्र राम का था, हालांकि मैं इसको बहुत प्रमाणिक नहीं मानता, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसे आती हैं। तो अभिजित नक्षत्र और बाकी और चीजों को लेकर के बहुत सारी चीजों, अभिजित को एक तरह से शुभ होना, अभिजित कहीं जीत भी आ रहा है, जो जीता जा सके, बाकी और सारी चीजें ऐसी आ रही हैं, तो वह सारे कंफर्म चीजें हो रही हैं। अभिजित नक्षत्र आपको समझ में आ गया होगा, मेरा यह विश्वास है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में आप लोग करिएगा, ताकि हम समझ सकें कि कौन सी चीजें और आपको नहीं समझ में आई हैं, यह बात ध्यान रखिएगा। एक छोटा छोटा सा फिर से एक बार मैं क्लियर कर देता हूं अभिजित नक्षत्र को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बार बार आप लोग पूछें, आपको क्लियर रहे ताकि ये चीजें सही रहें आपके लिए। अभिजित नक्षत्र कैसे होगा, इस बात को मैं फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो यह जानिए कि अभिजित नक्षत्र श्रवण मकर राशि में होता है। मकर राशि में कब होता है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, देखिए उत्तराषाढ़ा प्लस चतुर्थ चरण, इसका चतुर्थ चरण लेंगे, और श्रवण का प्रथम चरण लेंगे। का ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझ में आ सके, मैं प्लस किया हूं तो पता नहीं समझेंगे कि नहीं, लेकिन मैंने उत्तराषाढ़ा का चतुर्थ चरण और श्रवण का प्रथम चरण, इसके साथ एक शर्त और है, प्रथम चरण का 15वां भाग, मतलब अर्थात 4 घटी। बेसिक चीजें आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी कि ये पूरा इसी पर है। उत्तराषाढ़ा चतुर्थ चरण, श्रवण नक्षत्र का प्रथम चरण का 15वां भाग, अर्थात सिर्फ 4 घटी, मतलब 6 अंश 40 कला से लेकर के 10 अंश 53 कला 20 बिकला तक अभिजित नक्षत्र होता है। मतलब अगर चंद्रमा मकर राशि में 6 अंश 40 कला से लेकर के 10 अंश 53 कला 20 बिकला के मध्य है, तो चंद्रमा अभिजित नक्षत्र में है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्लियर करते हैं, नक्षत्र प्रकरण के और भी चीजों पर चलते हैं कि नक्षत्र की और कौन सी चीजें आ रही हैं। देखिए नक्षत्र प्रकरण में और एक विषय आता है हमारा कि पहले नंबर मूल कौन कौन से हैं, नक्षत्र के मूल कौन से हैं, पंचक नक्षत्र कौन से हैं, मूल के नक्षत्र कौन कौन से हैं। मूल के नक्षत्र, मूल के नक्षत्र जिसको उत्तर भारत में बोलते हैं कि 27 का नक्षत्र कौन सा है। आप बुलाते होंगे तो कहेंगे भैया पंडित जी हमारा लड़का 27 में हो कि नहीं हो, ये चीज पूछते हैं लोग। तो 27 के नक्षत्र को ही मूल का नक्षत्र कहते हैं। मूल अपने आप में ही एक नक्षत्र का नाम है, और उसके कितने नक्षत्र होते हैं? मूल के 6 नक्षत्र होते हैं। मूल के 6 नक्षत्र, 6 नक्षत्र होते हैं। गंडांत मूल बोलते हैं इसको, ठीक है।
मूल, गंडांत के, गंडांत मूल बोलते हैं, मूल ही बोला जाता है ज्यादातर। तो मूल के 6 नक्षत्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे बड़ी बात तो पहले जान लीजिए, पहला ही नक्षत्र आपका मूल का है, अश्वनी। अश्वनी नक्षत्र मूल का है। दूसरा, अश्वनी के बाद कौन सा आता है? अभी हम लोगों ने आज पढ़ा है उस नक्षत्र को, मघा और अश्लेषा, अश्लेषा और मघा, अश्लेषा, तीसरा मघा, चौथा कौन सा है? चौथा है ज्येष्ठा, पांचवा कौन सा है? स्वतः मूल नक्षत्र, ठीक है। और छठा मूल कौन सा है? रेवती नक्षत्र, ठीक है। यह मूल के 6 नक्षत्र होते हैं जिसमें जातक, लड़का अथवा लड़की के जन्म पर उसकी मूल की शांति कराई जाती है। वह नक्षत्र कौन कौन से हैं? अश्विनी नक्षत्र है, अश्लेषा नक्षत्र है, मघा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए, इसमें भी सबसे ज्यादा मूल कौन सा निगेटिव पॉइंट में दर्शाता है? मूल, स्वतः, ज्येष्ठा और अश्लेषा, यह 3 नक्षत्र ज्यादातर जन्मों के समय निगेटिव पॉइंट, क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होंगे। किसी भी चरण में, मैंने पहले ही जब पहली क्लास ली थी तो आपसे ये कहा था कि नक्षत्र के चरण में जन्म होने के लिए जानना बहुत सारी चीजों की जरूरत है। इसलिए जरूरत है क्योंकि देखिए, यही इसका कार्य आ गया। प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो किसके लिए हानिकारक होगा? द्वितीय चरण में जन्म हुआ तो माता के लिए होगा कि नहीं? तृतीय चरण में हुआ तो पिता के लिए होगा कि नहीं? चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है अगर मान लीजिए मूल के, तो स्वतः के लिए हानिकारक होगा कि नहीं? और बहुत सारे नक्षत्रों के चरणों में आया है कि उसमें राज्य प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। 2 चरणों में जन्म हुआ कि नहीं, इसको हम कल डिफाइन करेंगे। लेकिन हम आपको ये चीज बता दें कि अश्लेषा नक्षत्र, मूल नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र, इनमें उत्पन्न होने वाले जातक जातिकाओं के मूल की शांति अवश्य करानी चाहिए। वैसे करानी सब में चाहिए, लेकिन यह कहीं ना कहीं ज्यादा असरकारक होते हैं, ज्यादा कष्टकारी होते हैं, इसलिए यह जरूरी है, ठीक है। तो मूल के नक्षत्र हम जान लिए, मूल के नक्षत्र हमने समझ लिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। बाकी कल के क्लास में हम मूल के फलादेशों पर भी वर्णन करेंगे, बाकी और फलादेशों पर भी, फलादेश वाले प्रकरण पर भी आएंगे कि किन किन नक्षत्रों में जन्म होने से मूल के कितने प्रभाव पड़ते हैं, कितने अच्छे प्रभाव पड़ते हैं, कितने बुरे प्रभाव पड़ते हैं, किन किन चरणों पर आने के लिए। चलिए, तो आज के क्लास के लिए हम इतना रखते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी वह आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।